19 फरवरी 2023 को पुलिस वंदना को उठाकर लाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन वंदना कुछ नहीं बताती है। वह सिर्फ इतना बताती है कि हाँ, उसने अपने सास के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले हैं, मगर उसके पति और सास 2 महीना से कहाँ गायब है ये उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस का शक वंदना पे पूरी तरह से गहरा चुका था। फिर पुलिस अपने तरीके से जब उससे पूछताछ शुरू करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वह बताती है कि वो अपने सास को और अपने पति के बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर मेघालय के चेरापूंजी के पहाड़ों के नीचे फेंक दी है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिर एक पत्नी अपने ही पति और सास को इतनी बेदर्दी से मौत क्यों दी? आखिर वह कौन सी बात थी जिसके कारण इसने अपने पति की ये हालत कर दी? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं पूरी सच्चाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है असम के गुवाहाटी शहर से, जहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिसमें कुल 3 लोग थे, जिसमें घर का मेन सदस्य शंकरा देवी थी और उसका एक बेटा अमर ज्योति और उस अमर ज्योति का एक बीबी थी वंदना। यही 3 लोग उस घर में रहते थे। आपको बता दें कि शंकरा देवी की उम्र 60 से 70 साल रही होगी और उसकी गुवाहाटी में अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। उसकी गुवाहाटी में 5 जगह मकान थी, जहाँ पे 4 जगह की मकान किराए पे लगा हुआ था और 1 जगह का मकान था जहाँ पे ये लोग खुद रहते थे। और जो चारों घर रेंट पे लगा था उससे अच्छा खासा पैसा आ जाता था, जिसकी जिम्मा शंकरा देवी ने अपने भाई को सौंप दी थी, जिसे वही देखभाल करता था और उसका किराया वसूलता था और फिर अपने दीदी को लाकर उसे देता था और सारा हिसाब किताब वही रखता था। मतलब इसकी सारी जिम्मा शंकरा देवी अपने भाई को सौंप दी थी। तो वो सब मकान की जिम्मेदारी इसी के भाई यानी शंकरा देवी के भाई का ही था। 10 साल पहले शंकरा देवी ने अपने इकलौते बेटे की शादी यानी अमर ज्योति की शादी एक वंदना नाम की लड़की से कराई थी, जो गुवाहाटी से ही बिलोंग करती थी और वो अच्छे खासे घर से बिलोंग करती थी। लेकिन शादी के कई साल बीत गए और उनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ। फिर भी घर में खुशी शांति थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अमर ज्योति काम करता था और घर चलाता था। और शादी के बाद अमर ज्योति और इसकी पत्नी अलग रहती थी और फिर इसकी माँ यानी अमर ज्योति की माँ अलग रहती थी। मतलब ये दोनों अलग अलग रहते थे और सब कुछ ऐसे ही सही चल रहा था। तभी दिन आता है 23 अक्टूबर 2023, जब वंदना गुजरात के पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ जाकर अपने पति और सास की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वह वहाँ जाकर कहती है कि इसके पति और सास कई दिनों से लापता है, उन लोगों का फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की खोजने की, पर वो लोग नहीं मिल रहे हैं। फिर पुलिस ये रिपोर्ट लिख लेती है और छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस इस केस को उतना सीरियस लेकर खोजबीन नहीं शुरू कर रही थी। मतलब पुलिस बस ऐसे ही ऊपर ऊपर बस खोज दिया, हो गया। मतलब पुलिस इस केस को लेकर उतना सीरियस नहीं थी। और इधर वंदना रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अपने मायके चली जाती है और वहां जाकर रहने लगती है। पुलिस यहाँ पे खोजबीन शुरू करती है, पता लगाती है कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। आस पड़ोस के लोग से भी पूछते हैं, फोन भी ट्राई किया जाता है, लेकिन उन माँ बेटों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ना ही उन लोगों का कुछ पता चलता है। फिर पुलिस इस केस को बस वैसे ही छोड़ देती है, यानी केस मानो अब बंद हो गया। फिर ऐसे ही देखते 2 महीना बीत जाता है। फिर 2 महीनों बाद यह फिर से उस पुलिस स्टेशन में आती है और फिर आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिसमें यह कहती है इसके सास के अकाउंट से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं जब से इसकी सास गायब हुई है, और इसके सास के अकाउंट से 5 लाख तक रुपए निकाले जा चुके हैं और यह सब पैसा सास का भाई निकाल रहा है। और मुझे लगता है कि इन दोनों को गायब करने के पीछे इसी का हाथ है, इसलिए आप लोग उसको जाकर पकड़िए और आगे की कार्रवाई करिए। ये खबर सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस ये सोचती है कि 2 महीने से 2 व्यक्ति गायब है और उसके अकाउंट से पैसा लगातार निकाला जा रहा है, इसका मतलब कातिल वही है। फिर पुलिस वंदना के कहे अनुसार इस रिपोर्ट को दर्ज करती है और फिर अपने आगे की कार्रवाई शुरू करती है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उस अकाउंट से सही में पैसा निकाल कौन रहा है। फिर पुलिस उस बैंक की डिटेल्स निकलवाती है, अकाउंट नंबर निकलवाती है और फिर यह जानने की कोशिश करती है कि ये पैसा निकाला कैसे गया है। तो पता चलता है कि ये सारे पैसे एटीएम से निकाले गए हैं। तो पुलिस ये सोचती है कि अगर पैसे एटीएम से निकाले गए हैं तो उसका कैमरा में फोटो जरूर आया होगा, क्योंकि हर एटीएम में कैमरा लगा हुआ रहता है। फिर पुलिस उस दिन की सीसीटीवी कैमरा चेक करती है जिस दिन उस अकाउंट से पैसा निकाला गया है। तो पता चलता है कि इसके सास के भाई ने नहीं बल्कि वंदना ने ही उस सारे पैसों को निकाली। फिर पुलिस को लगने लगता है कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। फिर पुलिस वंदना को बिना कुछ कहे चुपके से अब जांच शुरू कर देती है। वंदना के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिर वंदना है कौन, किस टाइप की लड़की है, इसका कैरेक्टर कैसा है। फिर पुलिस जब वंदना के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू करती है तो पता चलता है कि ये वंदना बहुत ही अय्याश टाइप की लड़की थी। इसके कई गैर मर्दों के साथ भी संबंध था। जब इसके पति घर से बाहर जाते थे काम करने तो इसके घर पे कई गैर मर्द आते थे, कई घंटे रुकते थे फिर जाते थे। मतलब रंग बिरंग के आदमी इसके घर पे आते थे। फिर पुलिस को डाउट होने लगता है कि हो ना हो ये घर का ही कुछ मैटर है, क्योंकि जब इसके घर पे अनजान मर्द आते थे तो इस बात की पता उसको चल गई होगी, यानी अमर ज्योति को चल गई होगी। और
इसी बात को लेकर यह विरोध किया होगा, तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस समझ जाती है। फिर पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि इसमें अब वंदना का ही पूरी तरह से हाथ है। फिर पुलिस वंदना को उठाकर थाने में लाती है और इससे पूछताछ शुरू करती है कि बताओ तुम्हारे सास और पति कहाँ है। तो यह कहती है मुझे पता नहीं है। फिर पुलिस कहती है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे सास के अकाउंट से उसका भाई पैसा निकाल रहा है, मगर जब हमने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसमें तो तुम दिखाई दे रही हो, हर सीसीटीवी कैमरा में तुम पैसा निकालते दिखाई दे रही हो। तो बताओ अब सच्चाई क्या है। फिर पुलिस समझ जाती है कि ये ऐसे बोलने वाली नहीं है। फिर पुलिस अपने तरीके से जब इसे पूछताछ शुरू करती है, कुछ डंडे लगाती है इसके पिछवाड़े पे, तो यह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। यह बताती है कि यह एक जिम खोली हुई थी जिसमें इसकी दोस्ती 2-3 लड़कों से हो गई थी, जिससे अच्छी खासी इसकी बनती थी। तो यह बताती है कि हाँ, हमने अपने सास के अकाउंट से पैसा निकाला हूँ, मुझे जरूरी था इसलिए मैंने निकाला हूँ, लेकिन मेरे सास और पति कहाँ है ये मुझे पता नहीं। और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, और वो भी एक लड़के से नहीं बल्कि 2-3 लड़कों से। मतलब अब समझ जाओ ये किस टाइप की लड़की थी। और यह बताती है कि जब इसका पति घर से बाहर जाता था काम करने, तो फिर यह बारी बारी से उन लड़कों को बुलाती थी और फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। और ये सब ऐसा ही चलता रहता था क्योंकि यह घर पर अकेली थी, इसकी सास अलग रहती थी और इसका पति काम पे जाता था। फिर इसको पूरा खुला छूट मिला हुआ था, हर दोस्त को बुलाती थी, उसके साथ बस वही गलत काम करती थी। फिर धीरे धीरे इस बात की पता अमर ज्योति को लग जाती है। फिर यह इसका विरोध करने लगता है कि तुम यह गलत कर रही हो, तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह बात नहीं मानती है। फिर अमर ज्योति कहता है कि अगर तुम गैर मर्दों से संबंध बनाना चाहती हो तो ठीक है, तुम अलग रहो, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए अब तैयार हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बातें जैसे ही सुनती है ये वंदना, इसको डर सताने लगता है कि अगर इसे तलाक दे दिया तो फिर इसका क्या होगा, क्योंकि इसे पैसा भी चाहिए, क्योंकि इसके सास का बहुत ही करोड़ों में संपत्ति है गुवाहाटी में। तो यह सोचने लगती है कि अगर यह तलाक दे दिया तो फिर इसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे अब पैसा भी चाहिए और अय्याशी भी चाहिए। तो यह अब एक प्लान बनाती है और यह प्लान होता है इन दोनों का मर्डर का, और यह प्लान ये तीनों दोस्त मिलकर बनाते हैं। फिर वंदना 17 अगस्त को अपने सास के पास जाती है अपने 3 दोस्तों के साथ, और वहां जाने के बाद अपने सास की गला घोटकर मार देती है। फिर उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर उसके फ्रिज में डाल देती है। फिर वहां से चली आती है अपने पति के पास। फिर 21 अगस्त को अमर ज्योति अपने घर आता है अपने पत्नी के पास। तो ये वंदना उसको जूस में मिलाकर कुछ नशीली दवाई दे देती है, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो जाता है। फिर ये अपने उन तीनों दोस्तों के साथ मिलकर इसका भी वही हाल करती है, मतलब इसको भी टुकड़े टुकड़े में काट कर इसको भी फ्रिज में डाल देती है पॉलीथीन में पैक करके। और फिर प्लान बनाती है कि आखिर इसको ठिकाना कहाँ लगाया जाए। फिर इन लोगों को ख्याल आता है कि इसको पहाड़ों के नीचे फेंक देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। प्लान बनाने के बाद सोचते हैं कि मेघालय के चेरापूंजी के पहाड़ों के नीचे फेंक देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वह पहाड़ बहुत ही घनघोर है, मतलब बहुत ही सारा जंगल है वहाँ पे। फिर एक दिन वंदना अपने एक दोस्त को भेजती है अपने सास के घर उसके डेड बॉडी को लाने के लिए। फिर एक दोस्त जाता है और उसके डेड बॉडी को कार में रखकर लाता है। फिर यहाँ लाने के बाद वंदना अपने पति की डेड बॉडी को भी उसी कार में रखती है और फिर लेकर चली जाती है मेघालय के चेरापूंजी के पहाड़ों पर। और फिर वहाँ ले जाने के बाद उन दोनों बॉडी को अलग अलग जगह पर फेंक देती है। और फिर 2-4 दिन बाद आकर थाने में यही रिपोर्ट दर्ज कराती है कि इसके पति और सास गायब हो गए हैं। ये खबर पुलिस जैसे ही सुनती है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक औरत ऐसे कैसे कर सकती है अपने पति और सास के साथ, और वो भी इतनी बेरहम तरीके से। फिर पुलिस तुरंत अपने कुछ टीम को लेकर उस जंगल में जाती है, यानी चेरापूंजी के पहाड़ों पे जाती है कि आखिर वो डेड बॉडी है कहाँ। लेकिन वह डेड बॉडी को 2 महीने बीत चुके थे। वहाँ पुलिस जाती तो है, लेकिन उसके सास के कुछ बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसका सर नहीं मिलता है, और वहीं इसके पति का एक भी बॉडी का पार्ट नहीं मिलता है। फिर पुलिस इन तीनों को अरेस्ट तो कर लेती है, लेकिन इन लोगों को सजा नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिला था कि ये लोग उसकी हत्या की है, क्योंकि उसका सर भी नहीं मिलता है सास का, और इसके पति का भी सर नहीं मिलता है। फिर पुलिस इन तीनों को अरेस्ट करती है और फिर लाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। और फिर आगे की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अब आगे इन लोगों की कोई भी सजा इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि कोई भी सबूत पुलिस के हाथों में नहीं लगा है जिससे कोर्ट में ये साबित किया जा सके कि ये लोग कातिल है अपने सास और पति का। इसलिए अब इन लोगों को जेल में ही रहते हैं। इसलिए अब जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए इन लोगों को क्या सजा मिलती है, अब भगवान जाने। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।